सीमर समुद्री नक्शे पर खासे हिसाब किताब के बाद पेंसिल से निशान लगाता रहा। फिर वो जे की तरफ मुड़ा। कश्ती में पानी दाखिल हो रहा है। बिल आखिर उसने लब कुशाई की। सामने वाले हिस्से में कश्ती की टक्कर की वजह से कुछ तख्ते हिल गए हैं। मौसम अच्छा होता तो फिक्र की कोई बात नहीं थी। सुराख समंदर की सतह से ऊंचा है, लेकिन इस मौसम में इसी वक्त बोट को एक मुहीब मौज ने उछाला। जब भी बोट ऐसी किसी मौज से टकराएगी तो कुछ पानी बोट में घुस आएगा। पैंदे वाले पंप से काम नहीं चलेगा। हमारे पास 2 हैंड पंप भी हैं, हमें उनको इस्तेमाल करना होगा अभी से। लेकिन हम सिर्फ 2 हैं, ये नामुमकिन। हम बारी बारी ड्यूटी देंगे। एक आदमी व्हील संभालेगा, दूसरा हैंड पंप चलाएगा। फिर कुछ देर बाद दोनों ड्यूटियां तब्दील करेंगे। नहीं, बात इतनी है कि सफदर को भी काम करना पड़ेगा। तकरीबन 24 घंटे का सफर अभी बाकी है। हम दोनों इस वक्त तक काम नहीं चला सकते और जितना बोट में पानी दाखिल होगा उतनी ही हमारी रफ्तार में कमी होगी। सीमर ने कहा, पोरबंदर तक 7-8 घंटे का रास्ता है। हम ऐसा करते हैं कि तूफान का सामना वहीं रुक कर करते हैं। वहाँ समुद्री झाड़ियाँ हैं, बोट को आसानी से लंगरअंदाज किया जा सकता है। तूफान के बाद हम दोबारा सफर शुरू करेंगे। 7-8 घंटे में पहुँच सकेंगे, क्यों नहीं? हवा भी तो इसी तरफ की है। बहरहाल हम लोगों पर ये कम बोझ तो नहीं। अब क्या हो सकता है? वापसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सीमर बोला, ठीक कहते हो, जे ने कहा। उसी वक्त एक और मौज बढ़ती नजर आई। जे ने जल्दी से बोट को एक जानिब हल्का सा मोड़ दिया। जगन्नाथ ने अस्पताल में डेरा डाल लिया था। उसने सुनील को फोन करके सूरत हाल बता दी थी। सुनील भी जानता था कि दर हकीकत उनके पास इस औरत के सिवा कोई क्ल्यू नहीं है। उसने जगन को हिदायत दी कि अब वो उसका बयान लेकर ही आए। जगन बार बार वार्ड में जाता और कोशिश करता, लेकिन रीटा अभी तक कुछ समझने के काबिल नहीं हुई थी। जगन को ये डर भी था कि उसकी याददाश्त ही जवाब न दे गई हो। बिल आखिर 1 बजे डॉक्टर ने रीटा को नींद की दवा का इंजेक्शन दे दिया। ये इस बात की अलामत थी कि डॉक्टर उसके सर की चोट की तरफ से मुतमईन हो गया था। लेकिन दुश्वारी ये थी कि रीटा अब मस्कन दवा के ज़ेरे असर थी। जगन अब इससे पूछ-गुछ नहीं कर सकता था। वो थके थके कदमों से वार्ड से निकल आया। वो खुद भी नींद से बेहाल हो रहा था। बेंच पर बैठे बैठे ही वो सो गया। सियासी एतबार से वो एक धमाका खेज दिन था। मकबूजा कश्मीर की असम्बली तोड़कर गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया था। साबिक वजीर आला शेख को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर इल्जाम था कि वो मुसलमान बागियों की पुष्ट पनाही करता रहा है। इस इकदाम के खिलाफ असम्बली में अक्सरियती पार्टी और अपोजिशन दोनों ने अवाम से हड़ताल की अपील की थी। इसके साथ ही कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने मुजाहरे का ऐलान कर दिया। कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो तूफान से पहले पोरबंदर ना पहुंच सके। तूफान ने उन्हें रास्ते में ही आ लिया। इसकी वजह यह थी कि बोट में पानी जिस तेजी से बढ़ रहा था, इस तेजी से निकाला नहीं जा रहा था। सीमर की एहतियात और महारत काम आई थी। वो तूफान के मरकज से बहुत दूर थे, इसलिए उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई। 3 बजे के बाद हवा का जोर कदरे कम हो गया और अब हवा बोट के हक में चल रही थी। लेकिन इस बात से वो कोई फायदा न उठा सके, क्योंकि बोट में पानी काफी दाखिल हो चुका था। समंदर भी अभी चढ़ा हुआ था। पैंदे में टनों पानी भरा हुआ था और वो इतनी तेजी से इसे पंप नहीं कर पा रहे थे। वो सब जानते थे कि किस मुश्किल से 2-4 हैं। सफदर ने भी अपनी हद तक पूरा ताउन किया था। वक्फे वक्फे से वो व्हील भी संभालता रहा और पंप भी चलाता रहा था। दोनों पंप के हैंडल कॉकपिट के दोनों तरफ नस्ब थे। उन्हें चलाना एक कमर तोड़ देने वाला काम था। सफदर तो आम हालात में भी कमजोर और नाजुक मिजाज आदमी था। पंप चलाने के दौरान हर चंद मिनट बाद वो एक जानिब मुंह करता। उसके हलक से ओ ओ की आवाजें निकलती। पेट में अब कुछ था ही नहीं जो निकलता। बाज़ औक़ात वो अर्शे पर ढेर हो जाता। उन्होंने इसकी ड्यूटी व्हील पर लगा दी, मगर वहाँ भी वो 1 घंटे से ज्यादा ना झेल सका। जितनी देर वो आराम करता, इतनी ही देर में जे और सीमर में से किसी को उसे सहारा देकर नीचे पहुँचाकर लिटा के आना पड़ता। बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था। दोपहर को सीमर ने उसे सख्ती से कहा कि वो नीचे जाकर आराम करे। इससे इतनी मदद नहीं मिल रही थी जितना वो परेशानी का सबब बन रहा था। इसके बाद वो और जे बारी बारी व्हील संभालते। इसका नतीजा ये निकला कि अब सिर्फ एक पंप चलाया जा रहा था। उन्हें खाना तैयार करने, हत्ता के कॉफी बनाने तक की मोहलत नहीं मिली थी। नींद तो मुयस्सर आई ही नहीं थी। जे ने अपने अंदर गैर मुतवक्के तौर पर महफूज तवानाई का जखीरा दरियाफ्त कर लिया था। वो आधे घंटे की शिफ्टों में काम कर रहे थे। सीमर आधे घंटे पंप चलाता और जे बोट स्टेयर करता। आधे घंटे बाद वो ड्यूटियां तब्दील करते। पंप करने के लिए जाग उड़ाते पानी में खड़ा होना होता था, जो बोट के अगले हिस्से से अर्शे पर आ रहा था। वो सिर्फ अंडरवेयर और लाइफ जैकेट पहनकर काम करते थे। जे अब थकन से निडाल हो रहा था। उसके कंधे बुरी तरह दुख रहे थे। बाजू बेजान होने लगे थे। गुज़िश्ता 6 घंटों में उसके दिल में सीमर के लिए सिताइश का जज्बा जगा था। उसे सीमर पर रश्क भी आता था। इतना कुछ होने पर भी वो वैसा ही ताकतवर नजर आता था। वो पूरी कुव्वत से और रिदम से पंप चलाता था। बोट स्टेयर करने के दौरान रेडियो भी सुनता और नक्शों की मदद से संप भी दुरुस्त करता रहता।
उसका जहन पूरी तरह बेदार था। उसने ये ख्याल भी रखा था कि तूफान के मरकज से उनका तसादुम ना हो। सीमर ने व्हील संभाला ही था कि सफदर लड़खड़ाता हुआ कॉकपिट में दाखिल हुआ। कहो, अब क्या हाल है? सीमर ने उससे पूछा। अब तो बहुत बेहतर हूँ, कुछ देर सो लिया था, सफदर ने जवाब दिया। कैली का क्या हाल है? मुझे नहीं मालूम, बस वो खामोश पड़ा है, सफदर ने कहा। फिर पूछा, मेरी मदद की जरूरत है? अब फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, अकबी हिस्से से जाकर एक बैरल ले आओ। सफदर ने असबात में सर हिलाया। उसको आहिस्तगी से पहलू के बल गिराना और लुढ़काते हुए लाना बहुत एहतियात से, सीमर ने हिदायत की। सफदर कॉकपिट की पोर्ट साइड से बाहर निकला। उसी वक्त एक मौज ने बोट को उछाला। सफदर ने रेलिंग थाम कर खुद को संभाला। फिर वो रेलिंग का सहारा लेता हुआ बोट के अकबी हिस्से की तरफ बढ़ा। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो लाइफ जैकेट पहनना भूल गया है, लेकिन वापस जाने का ख्याल उसने रद्द कर दिया। जे स्टार बोर्ड साइड का पंप चला रहा था। सीमर ने आगे की तरफ झुकते हुए उसे पुकारा, सुनो, हम शेड्यूल से लेट हो गए हैं। मजीद लेट होने से बचने के लिए जरूरी है पंप तेजी से चलाए जाएं। तो ठीक है, सफदर वापस आ चुका है, उसे व्हील थमाओ और तुम दूसरा पंप संभाल लो, जे ने चीख कर कहा। वो तो ठीक है, लेकिन सफदर कितनी देर चलेगा? तुम एक बात भूल रहे हो, इस बोट पर एक मुसाफिर और भी है, वो अब तक मुफ्त की खाता रहा है। तुम्हारा मतलब है कैली? जे के लहजे में बेयकीनी थी। नहीं भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? पहली बात तो ये कि हम उसे ताउन पर बल्कि जिस्मानी मुशक्कत पर मजबूर नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं। हम उसे बताएंगे कि कश्ती के साथ वो भी डूबेगा, तब वो हंसी खुशी काम करेगा। वो ऊपर आएगा तो हमारे चेहरे भी देखेगा और याद कर लेगा, बल्कि मुझे तो शायद पहचान भी ले। जे ने एतराज किया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें अपना चेहरा जिंदगी से ज्यादा अजीज है क्या? इस गुफ्तगू के दौरान सीमर की तवज्जो व्हील से हट गई थी। एक ऊंची मौज बोट से टकराई। बोट बुरी तरह डोली। मौज ने उसे एक तरफ झुका दिया। जे ने पानी की 1-2 फुट ऊंची दीवार को 4D की तरफ चिपटते देखा। वो खुद भी तवाजुन बरकरार न रख सका था और रेलिंग से जा टकराया। सीमर भी लड़खड़ाया, मगर फौरन ही संभल कर व्हील की तरफ लपका। बोट के अकबी हिस्से में डीजल के 6 बैरल खड़े करके बांध दिए गए थे। सफदर ने उस वक्त उन्हें खोला ही था। 5 बैरल बांधने के बाद वो बड़ी आस्तगी और एहतियात से खुले बैरल को लिटाने की कोशिश कर रहा था। एन उसी वक्त बोट डोल गई। वो लड़खड़ाया, उसका पांव फिसला और वो पीठ के बल गिरा। साथ ही 500 पाउंड वजनी बैरल उसके सीने पर आ पड़ा। उसके हल्क से महज एक मुख्तसर सी चीख निकल सकी। उसकी पसलियां टूट गई थीं। फिर बोट ने एक और झटका लिया। बैरल उसके सीने से गिरा, फिर दोबारा उसके ऊपर से गुजरता हुआ स्टार बोर्ड की रेलिंग से टकराया। फिर वो दोबारा वापस आया और सफदर के ऊपर से गुजरा। इस बार हड्डियां टूटने की आवाज बेहद वाज़ेह थी। लुढ़कते हुए बैरल ने पोर्ट रेलिंग तोड़ी और समंदर में जा गिरा। जे ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो अकबी हिस्से की तरफ भागा। सफदर की आंखें बंद थीं और मुंह से निकलते खून में बुलबुले बन रहे थे। जे के वहां पहुंचने से पहले पानी के रेले ने उसे उठाया और टूटी हुई रेलिंग से बाहर फेंक दिया। चंद लम्हे इसका चेहरा मौजों के दरमियान नजर आया और फिर गायब हो गया। जे कॉकपिट की तरफ भागा। सीमर, सीमर, सफदर समंदर में गिर गया है, वो हलक के बल चिल्लाया। मैंने सब कुछ देखा है, सीमर कोई ने भी चीख कर कहा। लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? बोट वापस मोड़ो, उसे उठाओ। इस तूफान में 180 दर्जे का मोड़ नामुमकिन है। बोट उलट जाएगी। फिर बैरल ने उसे बुरी तरह कुचल डाला है। एक लाश के लिए इतनी जहमत। और मेरी बात सुनो, कैली से मदद लेना जरूरी हो गया है, वरना यकीन करो मंजिल तक पहुंचने से पहले बोट गर्क हो चुकी होगी। जे सिर्फ एक लम्हे को हिचकिचाया। ठीक है, मैं तुम्हारी जगह लेता हूँ, तुम जाकर उसे ले आओ। कैली सो तो नहीं सका था, लेकिन पूरा दिन ऊँगता रहा था। उसका जहन अपनी मुसीबत से फरार हासिल करने के लिए नींद की आगोश में पनाह ढूंढता रहा था। उसके सर पर काली बोरी अब भी बांधी हुई थी। वो चाहता तो उसे आसानी से खोल सकता था और यह ख्याल उसे कई बार आया था, मगर उसने फौरन ही मुस्तरिद कर दिया था। वो जानता था कि अगवा करने वालों ने हर मुमकिन एहतियात बरती है कि वो उन्हें देख ना पाए। उसे यकीन था कि उन्हें देखना उसके लिए खतरनाक होगा। उसने ये भी सोचा कि अगर वो इतनी एहतियात कर रहे हैं तो कहीं उन्हें ये डर तो नहीं कि वो उन्हें पहचान लेगा। वो कभी हेकल अमरीकी के बारे में सोचता रहा था, लेकिन ला हासिल। उसे अंदाजा था कि समुद्री बीमारी अमरीकी के साथी को लाहिक हुई है। उसने वहाँ काफी वक्त गुजारा था। उसे उल्टियाँ होती रही थीं और वो कराहता रहा था। क्या की बदबू वहाँ अब तक मौजूद थी और उनके कम से कम 2 साथी और भी थे। उनकी कैली ने आवाजें सुनी थी और उनमें से एक के बारे में वो यकीन से कह सकता था कि वो पहले भी सुन चुका है, मगर वो उसे बहुत पहले की बात लगती थी। वो कोशिश के बावजूद याद नहीं कर पा रहा था कि वो आवाज उसने कब, कहां और किन हालात में सुनी थी। उसकी जबलत ने, जो इस तारीख अरसे में बेहद तवाना हो गई थी, उसे एहसास दिला दिया था कि बोट वाले किसी परेशानी से दो चार हैं। परेशानी सिर्फ तूफान की या बारीपन के साथ चलने वाली बोट से मुताल्लिक नहीं थी, कोई और गड़बड़ भी थी।
पानी के शोर के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देने वाली किसी के चीखने की आवाज यही तासुर देती थी। मुमकिन है पुलिस उनके ताकुब में हो। कदमों की बढ़ती हुई आहट से उसकी सोचों का सिलसिला टूट गया। कोई सीढ़ियां उतर कर नीचे आ रहा था। कदमों की आहट उसके आहनी बेड के पास आकर रुकी। उसे एहसास हुआ कि कोई उसके करीब खड़ा उसे देख रहा है। मेरी बात सुनो। लम्हा भर बाद उसे अमरीकी की आवाज सुनाई दी। उठ जाओ। कैली पाँव में बंधी हुई जंजीर का ख्याल रखते हुए उठकर बैठ गया। मैं तुम्हारी जंजीर खोल रहा हूँ और ये बोरी भी हटा रहा हूँ। हमें ऊपर डीक पर तुम्हारी जरूरत है। तुमसे काम लेना है, लेकिन तुम्हारी जरूरत ऐसी भी नहीं कि हम तुम्हें खत्म करते हुए हिचकिचाएं। ये बात अच्छी तरह समझ लो। ऊपर हम 2 अफराद हैं और दोनों ही मुसल्लह हैं। तुमने कोई गड़बड़ की तो बेजा उड़ा देंगे तुम्हारा। ये कहकर उसने कैली के सर से बोरी खींच ली। डेविड कैली की नजरों के सामने एक ऐसा चेहरा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो जवान आदमी था। उसकी मूछें खासी घनी थीं। चेहरे के खदोखाल ऐसे थे कि उनसे बैक वक्त जहानत और बेरहमी का इजहार होता था। वो एक लाइफ जैकेट और बुरी तरह भीगी हुई जीन्स पहने हुए था। जीन्स की एक जेब से रिवॉल्वर का दस्ता झांक रहा था। डेविड कैली ने पलकें चिपकाई। वो एक ठीक ठाक कैबिन था। एक बेड पर वो बैठा था। सामने वैसा ही एक और बेड था। बीमार आदमी उस पर लेटा रहा होगा। बोट परेशान कर रही है, यही बात है ना? उसने पूछा। बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने, अमरीकी ने कहा। उसके एक हाथ में चाबी थी। उसने झुककर कैली के पाँव में बंधी हुई जंजीर का ताला खोल दिया। बोट में तेजी से पानी भर रहा है। तुम्हें हैंड पंप चलाना होगा पानी निकालने के लिए। मुझ पर तुम्हारा कोई इखलाकी कर्ज नहीं, डेविड कैली ने कहा। अगर मैं इनकार कर दूं तो? अमरीकी अपनी जगह साकत हो गया। फिर उसने सर उठाकर कैली को देखा तो उसकी आंखों में सख्ती नजर आई। तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं। बोट डूबेगी तो तुम्हें भी लेकर डूबेगी, उसने कहा। बस चल दो, वक्त जाया ना करो। डेविड कैली ने बहस नहीं की। वो उठ खड़ा हुआ। वो सोच रहा था कैसी सितम जरीफी है कि अगवा करने वालों को मगवी पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। अब उनकी जिंदगियां खतरे में हैं तो वो इससे मदद तलब कर रहे हैं। इस वक्त शायद वो इससे ज्यादा खौफजदा होंगे। वो खुद पिछले 3 घंटे से खौफजदा था। इस खौफ में मौत के 1000 चेहरे थे, एक से बढ़कर एक नाखुशगवार। उनके सामने डूबकर मरने का ये खौफ इतना बड़ा नहीं मालूम हो रहा था। वो आगे चल रहा था और कवि हेकल अमरीकी उसके पीछे था। वो कॉकपिट की तरफ बढ़ रहे थे। कॉकपिट में निकर और लाइफ जैकेट पहने एक शख्स व्हील संभाले हुए था। उसका चेहरा कैली को जाना पहचाना लगा, लेकिन वो उसे शिनाख्त नहीं कर सका। उस शख्स ने लाइफ जैकेट के नीचे एक बड़ा मुहिब रिवॉल्वर उड़सा हुआ था। उसने भी कैली को मुतजस्सिस नजरों से देखा। अंदाज से लगता था कि वो पहचान लिए जाने से डर रहा है। अब यूं खड़े न रहो, उस शख्स ने कैली को डपटा। लाइफ जैकेट पहनो और काम शुरू कर दो। दूसरे साथी कहाँ हैं तुम्हारे? कैली ने लाइफ जैकेट पहनते हुए कहा। कौन से साथी? कॉकपिट में मौजूद शख्स ने तेज लहजे में कहा। तुम दोनों के अलावा 2 आदमी और थे। हम कुछ हादसों से भी 2-4 हुए हैं, कॉकपिट वाले ने तेज लहजे में कहा। और तुम भी जरा अपने अतवार ठीक रखना, कवि हेकल अमरीकी बोला, वरना अगले हादसे की नजर तुम हो जाओगे। चलो अब शुरू हो जाओ। डेविड कैली ने बहुत संभल कर कॉकपिट से बाहर कदम रखा। इसके बावजूद हवा की शिद्दत ने उसे हिला दिया। फिर उसने इधर उधर देखा तो अंदाजा हुआ कि बोट काफी बड़ी है। समंदर बहुत चढ़ा हुआ था। मौजें बहुत बुलंद थी। जब तक मैं न कहूँ हाथ ना रोकना। कवि हेकल ने उसे हिदायत दी। मैं जाकर फ्यूल का बंदोबस्त कर लूं, फिर स्टार डीक वाला पंप मैं संभालूंगा। डेविड कैली पंप का हैंडल थाम कर झुका ही था कि अचानक उसे याद आ गया। उसने सर उठाकर कॉकपिट में मौजूद शख्स को देखा। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, जे पाल। जे तो नहीं सुन सका, लेकिन उसके पास खड़े हुए सीमर ने सुन लिया। तुमने पहली ही बार में दुरुस्त नाम लिया है, उसने कहा। हाँ, ये जे पाल है। जे पाल सहाफी, मैं इसे कलकत्ता में मिला था। ये मुझे जानता है। क्या ये पागलपन इसी का सोचा हुआ है? ये भी दुरुस्त है, सीमर बोला। ये मेरी बीवी को भी जानता था, शादी से पहले। मैं जानता हूँ और मेरा ख्याल है इनके ताल्लुकात का सिलसिला अब तक नहीं टूटा है। तुम्हारा मतलब क्या है? डेविड कैली का चेहरा बेतासर हो गया। मेरा ख्याल है बम्बई में वो माशिका फिर जिंदा हो गया था। मैं तुम्हारी बीवी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। तुम्हारा काम ही ऐसा है कि तुम उसे दिन में चंद मिनट की कुर्बत भी नहीं दे सकते। उस बेचारी को तो बहकना ही था। तुम झूठ बकते हो, कैली गुस्से से फुनकारा। मैंने तो सिर्फ ख्याल जाहिर किया है, मुमकिन है गलत हो। वापस पहुंचकर तुम खुद अपनी बीवी से पूछ लेना। लेकिन तुम्हारी पंप चलाने की रफ्तार बताती है कि तुम जिंदा रहना ही नहीं चाहते। हाथ चलाओ भाई, क्यों डूबने के दर पे हो? डेविड कैली का जहन उलझ गया था, ताहम वो पंप चलाने लगा। गुस्से ने उसके जिस्म में कुव्वत भर दी थी। वो बहुत फुर्ती से पंप चला रहा था। मिस रीटा, जगन्नाथ ने पुकारा। रीटा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खाली खाली नजरों से सामने वाली दीवार को घूर रही थी। जगन ने उसका सर्द हाथ थाम लिया। फिर उसने नर्म लहजे में कहा, ठीक है, आप अभी बोल नहीं सकती, मगर इसके बावजूद भी हम बात कर सकते हैं। आप मेरी बात सुन रही हैं ना? समझ रही हैं ना? अगर समझ रही हैं तो मेरा हाथ दबा दें। उसके आसाब खिंच रहे थे। वो किसी रद्देअमल का मुंतजिर था।
अब वो उसके चेहरे को देख रही थी। फिर जगन को अपने हाथ पर उसके हाथ का हल्का सा दबाव वाज़े तौर पर महसूस हुआ। उसके जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ने लगी। उसने अपना हिजान छुपाने की कोशिश करते हुए नर्म लहजे में कहा, तो आप मेरी बात समझ रही हैं? गुड। अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, बहुत आसान सवाल। जवाब हाँ में हो तो मेरे हाथ को एक बार दबाइएगा, जवाब नहीं में हो तो 2 बार दबाइएगा। समझ गई? उसके हाथ पर खफीफ सा दबाव पड़ा। बहुत खूब। अब मेरे सवाल गौर से सुनो। आप इस वक्त अस्पताल में हैं। आप बहुत जल्द अच्छी हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल आपके लिए अस्पताल में रहना ही बेहतर है। ये बताएं, आपको याद है गुज़श्ता रात क्या हुआ था? आप अस्पताल में क्यों हैं? चंद सेकंड के तवक्कुफ के बाद रीटा ने उसके हाथ पर दोबारा दबाव डाला। नहीं, चलें ठीक है, मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। एक शख्स आपसे मिलने आपके फ्लैट आया था। आपने उसे घर में आने दिया। उस शख्स ने आपका गला घूंटने की कोशिश की थी, ठीक है ना? रीटा ने बेचैनी से पहलू बदला। उसका दूसरा हाथ अपने गले की तरफ गया। इसके अलावा कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ। आप उस शख्स को जानती थी? जगन ने पूछा। हाथ पर एक बार दबाव पड़ा। आप सीमर कोइन के साथ रह रही थी? मेरा मतलब है वो आपके फ्लैट में रह रहा था। एक बार दबाव। तो कल रात आने वाला सीमर कोइन का कोई दोस्त था? चंद सेकंड की हिचकिचाहट के बाद रीटा के चेहरे पर परेशानी नजर आई। फिर उसने जगन का हाथ एक बार दबाया। आप उसका नाम बता सकती हैं? दहकती हुई वो आंखें जगन के चेहरे पर जम कर रह गईं। जगन अंदाजा कर सकता था कि वो अपनी मुंजमद यादाश्त को टटोल रही है, लेकिन जगन को जवाब नहीं मिला। आपको मालूम है वो शख्स कहाँ रहता है? रीटा ने अपना हाथ खींच लिया। वो याद करने की कोशिश में नाकाम हो गई थी। जगन को भी थकन का एहसास होने लगा। वो मायूसी का रद्द-ए-अमल था। वो कामयाबी के बहुत करीब पहुंचने के बाद हार गया था। उसी वक्त डॉक्टर आ गया। प्लीज, आपको बहुत वक्त मिल गया, अब मरीजा को आराम करने दें। जगन उठ खड़ा हुआ। ये एक अहम बात याद करने की कोशिश कर रही है। जरा सा और मौका, ये बेहद खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर ने कहा, मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी दिमाग पर ज्यादा जोर डालने में ये खतरा है कि यादाश्त जा सकती है। ठीक है डॉक्टर। हवा का जोर बड़ी हद तक कम हो गया था। मौजों में भी वो पहले वाली तुंदी नहीं रही थी। अंधेरा भी खासा कम हो गया था। आसमान पर अब भी गहरे स्याह बादल थे। वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही थी, लेकिन तूफान जैसी खतरनाक सूरत हाल नहीं थी। 6:30 बजे तक आसमान नजर आने लगा, मगर फिर अंधेरा होने लगा। रात की आमद थी, मगर इस मुख्तसर से वक्फे में उन्होंने देख लिया कि वो पोरबंदर के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने सुकून की सांस ली। अब वो इतने निडाल हो चुके थे कि किसी भी वक्त ढेर हो सकते थे। डेविड कैली ने जिस्मानी मुशक्कत कम की थी, लेकिन उसको जज्बाती बोझ ने निडाल कर दिया था। वो खामोशी से पंप चलाए जा रहा था। आधे घंटे बाद वो मतलूबा मकाम के करीब पहुंच गए तो सीमर ने जे को हटाकर व्हील खुद संभाल लिया। वहाँ चट्टानों का एक सिलसिला था जहाँ वो लंगरअंदाज हो सकते थे। सीमर चट्टानों की तरफ जाने वाले रास्ते की तलाश में नजरें दौड़ा रहा था। रोशनी अब तेजी से कम हो रही थी। उन्हें बस चंद मिनट में चट्टानों के दरमियान पहुंच जाना चाहिए था, वरना फिर ये मुमकिन ना रहता। वो बोट को चट्टानों से कोई 100 गज दूर रखकर स्टेयर करता रहा। वो ऐसी चट्टानें थीं जिनमें जा बजा कीलें से निकली हुई थी। हवाएं और मौजें चट्टानों में सदियों से रखने बनाती रही थी। बाज रखने ऐसे थे कि इतनी कम रोशनी में खला मालूम हो रहे थे। सीमर बहुत मोहतात था। वो बोट को चट्टानों के और नजदीक ले गया। अब फासला 40 गज रह गया था। ये खतरनाक भी हो सकता था, क्योंकि चट्टानों से हटकर पानी में छुपी हुई चट्टानों की मौजूदगी खारिजी इम्कान नहीं थी, लेकिन रास्ता तलाश करना भी जरूरी था। अचानक सीमर को इको फाइंडर का ख्याल आ गया। वो उसके दाहिने हाथ पर शेल्फ से बोल्ट के जरिए कसा हुआ था। वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला आला था। इसने उसका स्विच ऑन किया। आले की गहराई के स्केल पर फौरन ही 4 फ्रीडम का निशान चमका, यानी बोट के पैंदे के नीचे 24 फुट पानी था, यानी तसल्ली बख्श। क्या बात है सीमर, क्या नजर काम नहीं कर रही है? बाहर जे हाथ रोक कर चिल्लाया। सीमर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और पूरी तवज्जो से अपने बाएं जानिब देखता रहा। सीमर, लंगर गिराओगे या नहीं? जे फिर चीखा। शट अप, सीमर चिल्लाया। उसने जे को एक लम्हे के लिए खूंखार नजरों से घूरा, फिर नजरें हटा ली। अचानक उसे इको फाइंडर में एक गैर मामूली तब्दीली नजर आई। फिर वो हैरान परेशान रोशन स्केल पर उसे मुसलसल गिरते देखता रहा। गहराई 1.5 फीडम और फिर 1 फीडम रह गई। आधी फीडम पर सीमर बहुत तेजी से हरकत में आया। बोट के पैंदे के नीचे अब सिर्फ 3 फुट पानी था। उसने तेजी से बोट का रुख गहरे पानी की तरफ कर दिया। पंप चलाने वाले दोनों अफराद खुद को ना संभाल सके और लुढ़क गए। सीमर ने जे को गालियां देते सुना, लेकिन इस तरफ देखा नहीं। एक मौज उठी और फिर पानी कम हुआ तो उसे पानी में छुपी हुई चट्टानें नजर आईं, जिनसे बोट बाल बाल बची थी। सीमर को पसीना आ गया। बोट अब गहरे पानी की तरफ बढ़ रही थी। 5 फीडम, 8 फीडम, 15 फीडम। जे उठ खड़ा हुआ, मगर वो अब भी उसे गालियां दे रहा था। डेविड कैली खौफजदा नजर आ रहा था। सीमर ने कश्ती का रुख दुरुस्त किया और दोबारा उसे उसी रास्ते पर ले चला। इको फाइंडर के स्केल पर गहराई फौरन ही गिरना शुरू हो गई।